हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके पेपर को टारगेट करने के लिए हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, जिसके अंदर हम जो डेली के करंट अफेयर्स हैं, चाहे द हिंदू के अंदर हों, चाहे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हों, उसको हम MCQs के द्वारा यहाँ पर कवर करते हैं। आज के MCQs शुरू करने से पहले अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की जो ऐप है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि शाह पैनल रिपोर्ट जो है उसको अभी रिलीज़ किया गया है, जो कि लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है। तो उसके रिगार्डिंग ही आपको इस एक्ट के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो ये जो एक्ट है यह कहता है कि इंग्लिश को आप 1965 के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये जो एक्ट है इसने 3 कैटेगरीज के अंदर स्टेट्स को डिवाइड किया है, कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी A, B एंड C। कैटेगरी A के अंदर कुछ स्टेट्स हैं जो कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लाई करती हैं। इन स्टेट्स के अंदर क्योंकि ज़्यादा हिंदी यूज़ करी जाती है तो इसी वजह से यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को कैटेगराइजेशन करी गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैटेगरी C के अंदर ऐसी स्टेट्स हैं जिसके अंदर लेस देन 65% यूज़ है हिंदी का, तो वो C कैटेगरी में लाई करती हैं। जो आपकी सेंट्रल इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं वो आपकी B कैटेगरी में लाई करती हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर बेस्ड जो रिकमेंडेशन होगी वो अलग अलग रहेंगी। इवन आप इस एक्ट के अंदर देखेंगे कि जो तमिलनाडु और केरला है इस एक्ट के अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि आपका जो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स था वो लैंग्वेज के ऊपर ही बेस्ड था। और अल्टीमेटली इस ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोज किया जाएगा तो वो तमिलनाडु और केरला या फिर सर्दर्न इंडिया के थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाता है। तो इस वजह से तमिलनाडु और केरला को एक्सक्लूड किया गया है। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसके रिगार्डिंग कुछ और स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी गई हैं। हालांकि हमने IMF को पहले भी कवर किया था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और नॉलेज दी जा रही है। जैसे कि जो IMF है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसको बनाया गया था और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको हम IBRD के नाम से जानते हैं, जो कि आज का वर्ल्ड बैंक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो जो IMF है, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो अलग अलग रिपोर्ट्स को यहाँ पर रिलीज़ करता है। तो कई बार आपके लिए एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि IMF कौन कौन सी रिपोर्ट्स को रिलीज़ करता है। जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हो गया, ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो IMF रिलीज़ करता है। दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू रेड कॉर्नर नोटिसेस जो कि इंटरपोल निकालते हैं। तो इंटरपोल क्या है? यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस के अंदर है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ताकि यहाँ पे कंट्रीज़ के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। जैसे अगर किसी भी कंट्री के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जिसने क्राइम किया है और वो जो क्राइम है किसी दूसरी कंट्री के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, तो ये जो केसेस हैं वो इंटरपोल के पास आ जाते हैं। तो इंटरपोल यहाँ पे अलग अलग नोटिस को इशू करता है, जैसे कि रेड नोटिस हो गया, येलो नोटिस हो गया। रेड नोटिस जो है वो किसी भी क्राइम के लिए अगर किया जाते हैं या फिर मोस्ट वांटेड पर्सन के लिए रेड नोटिस को इशू किया जाता है। रेड नोटिस के अंदर यहाँ पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है उस क्रिमिनल के रिगार्डिंग प्रोवाइड करी जाती है कि वो फॉर एग्जांपल कौन सी कंट्री में रहता है या फिर उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी आंखें कैसी हैं, आइरिस कैसा है। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो हैं वो रेड नोटिस के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरपोल है वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है किसी भी क्रिमिनल के अगेंस्ट, बस वो सिर्फ नोटिस को इशू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए रेड नोटिस इशू करने की बात करी थी। तो इसके रिगार्डिंग ही आपका जो इंटरपोल है वो न्यूज़ में था। तो इंटरपोल के अंदर कुछ ऑफेंसेस कि किस किस ऑफेंसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे रेड नोटिस को इशू किया जाएगा, तो वो ऑफेंसेस यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखेंगे कि फैमिली और प्राइवेट मैटर्स से रिलेटेड भी ऑफेंसेस इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, और ऐसे ऑफेंसेस या फिर ऐसी चीज़ें, ऐसे इश्यूज जो कि बिहेवियरल और कल्चरल नॉर्म्स से रिलेटेड हैं, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। और आपका जो थर्ड
थर्ड है कि वायलेशन ऑफ लॉज होता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का हो, जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड हो। तो इन सारे ऑफेंसेस को इन नोटिस के अंदर इंटरपोल ने इंक्लूड किया हुआ है। दैट मीन्स आपकी यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो इस रिपोर्ट को हर 2 साल बाद निकाला जाता है, और कौन निकालता है? वर्ल्ड वाइड फंड। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस रिपोर्ट को एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर बेस निकालती है, जिसका कि नाम है लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है इंस्टीट्यूशन ऑफ जूलॉजी, जो कि जूलॉजी बेस्ड सोसाइटी है लंदन के अंदर। तो ये जो है एक पर्टिकुलर इंडेक्स निकालते हैं, उसके बेसिस पे ही वर्ल्ड वाइड फंड जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को निकालती हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर ये देखा गया है कि हमारे ग्लोबली जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर कितना डिक्लाइन देखने को मिला है। जैसे कि आप देखेंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज भी इन्होंने बताया है कि जो कैरेबियन सी और जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है बायोडाइवर्सिटी का। इवन यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया कि हिमालयाज़ और जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके अंदर, इंडिया में जो हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स हैं इनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो फ्लोरा है, फौना है, उनका डिक्लाइन हुआ है, जो कि बेसिकली आपके एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने वर्टिब्रेट स्पीशीज़ जो है इनकी भी डिक्लाइन जो है इस रिपोर्ट में बताई है। वर्टिब्रेट स्पीशीज़ क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके मैमल्स हो गए, फिशेज़ हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो इन सारों की पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्लॉथ बियर। तो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि अगर मैं स्लॉथ बियर के बारे में बात करूँ तो ज़्यादातर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आपको देखने को मिलता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी आपको अलग अलग कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे नेपाल, श्रीलंका के अंदर कुछ पॉपुलेशन होती है, हालांकि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है 9 कैटेगरीज निकालती हैं, जिसके अंदर जो स्लॉथ बियर है वो वल्नरेबल की कैटेगरी में लाई करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। स्लॉथ बियर को सेम स्टेटस दिया गया है जो कि आपका टाइगर्स, राइनोज और एलिफेंट के लेवल का है। तो दैट मीन्स इनकी भी प्रोटेक्शन इतनी ही ज़रूरी है जितनी टाइगर, राइनोज और एलिफेंट्स की है। तो दैट मीन्स आपकी सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। तो इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी क्वेश्चन कवर किया था, लेकिन उसकी जो नॉलेज थी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो अलग थी एज कम्पेयर टू दिस क्वेश्चन। तो अगर मैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के बारे में बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर ऐसा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर रिजर्व फॉरेस्ट है, उसके आसपास का जो 10 किलोमीटर का एरिया रहेगा वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया रहेगा, जिसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि एक कैटेगरी होती है प्रोहिबिटेड एक्टिविटी की। प्रोहिबिटेड कैटेगरी के अंदर आपको माइनिंग वगैरह देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के अंदर अलाउड नहीं हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ की, जिसके अंदर हम टूरिज्म के लिए अलग अलग चीज़ें डेवलप करते हैं, जैसे कि होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया। तो ये रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं परमिटेड कैटेगरी, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया। तो ये परमिटेड एक्टिविटी है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया के अंदर, जो कि किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बारे में बात करूँ कि ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है तो इनको पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा ही नोटिफाई किया जाता है। कौन सा एक्ट है आपका? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और ये भी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंदर ही लाई करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया को नोटिफाई किया जाता है पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। तो दैट मीन्स आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। तो नासा ने इस कम्युनिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया था पिछले साल दिसंबर के अंदर, और एक पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का स्पेसक्राफ्ट था। तो दैट मीन्स आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि आपकी जो ये कम्युनिकेशन सिस्टम है इसके अंदर लेज़र को यूज़ किया जाता है।
तो अगर मैं लेज़र के बारे में बात करूं तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को यूज़ किया जाता है जो कि एम्पलीफाई करके यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मैं रेड लेज़र के बारे में बात करूं तो वहाँ पे रेड लाइट की बहुत ज़्यादा आपको वेवलेंथ्स देखने को मिलेंगी और इन सारी वेवलेंथ्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो आपकी वो लेज़र बन जाती है। तो इस लेज़र को यूज़ करके ही कम्युनिकेशन करवाया जाता है। तो अगर मैं लेज़र के बारे में बात करूं तो यहाँ पे कौन सी लाइट को ये यूज़ कर रहे हैं, इंफ्रारेड लाइट को। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। तो दैट मीन्स जो इंफ्रारेड रेज होती हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो वेव से ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। तो दैट मीन्स आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको जियो सिंक्रोनस आपकी ऑर्बिट जो है इसके अंदर लॉन्च किया गया है, जो कि आपकी अप्रॉक्सीमेटली 3600 किलोमीटर्स दूर है अर्थ से। तो दैट मीन्स आपका जो आंसर बनेगा बोथ 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन जो है इसको लॉन्च किया है। इसकी भी क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे यहाँ पे एमसीक्यूज़ में, लेकिन अभी देख लेते हैं आईसीआर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं कि पहली बात ये जो है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो लाई करता है। इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्लासिकल डांसेस। तो यहाँ पे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो कथकली है और मोहिनी अट्टम है ये केरला के क्लासिकल डांसेस हैं, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि क्लासिकल डांस जो है हमारे इंडिया के अंदर टोटल 8 हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, जैसे कथकली और जो मोहिनी अट्टम है वो केरला का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, देन इज कुचिपुड़ी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, सतरिया इज़ फ्रॉम असम, मणिपुरी इज़ फ्रॉम मणिपुर, ओडिसी इज़ फ्रॉम ओडिशा एंड 1 इज़ कथक विच इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। तो ये सारे 8 के 8 जो डांसेस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कलाडी कोडन शैली है ये तो ये मोहिनी अट्टम की फॉर्म नहीं है, ये कथकली की फॉर्म है। दैट मीन्स आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी और जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड नियर हीराकुड डैम। तो अगर मैं हीराकुड डैम के बारे में बात करूं जो कि ओडिशा के अंदर लोकेटेड है महानदी रिवर के पास, तो उसके आसपास जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए ये चारों की चार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं वो ओडिशा के अंदर ही हैं। जैसे कि जो आपका नंदनकनन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दैट इज़ लोकेटेड इन भुवनेश्वर, एंड गहिरमथा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपकी मास नेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहती है, ऑलिव रिडले टर्टल्स की। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक जो MCQs हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट MCQs के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।